हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की क्लास लेके आ रहा हूँ और पिछला महीने एक लेक्चर ले चुका है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी होगी तो प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक लेक्चर पहले ले चुका है तो उसका हम एक बार प्रीवियस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कोई भी सब्जेक्ट जैसे अपने को शुरू करना है तो सबसे पहले अपने को उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि अपने को इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या सब्जेक्ट की डिमांड है, ये अपने को पहले देखना है। ये नहीं करना है कि हम एक लाइन से सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें छत्तीसगढ़ के जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं सीजी व्यापम पीएससी से, वो जनरली ज्यादा करके थ्योरी सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस होता है। तो हम लोग क्या होता है, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमारा फोकस हो जाता है सॉइल पे चला जाता है, सोम में चला जाता है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किससे ज्यादा आ रहे हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से जो थ्योरी पोर्शन होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहते हैं। अपने को ये नहीं करना है कि हमको एकदम टेक्निकल में महारत हासिल करना है। हमको केवल और केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है और ये देखना है कि किस में हमको कम टाइम में ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल अगर हम करें तो ये सॉइल से लगभग आधा है बिल्डिंग मटेरियल और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले अपने को बिल्डिंग मटेरियल करना है, इन्वायरमेंट से जैसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो इन्वायरमेंट करना है, ऐसे आपको अप्रोच डालना पड़ेगा। तो जैसे हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें भी जैसे हम देखेंगे तो ज्यादा करके थ्योरी पोर्शन से ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं। जो कुछ टेक्निकल है वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके क्वेश्चन जो भी रहेंगे, जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। आज मैं केवल थ्योरी थ्योरी लेता हूँ। तो जैसे कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को मेजर हम दो पार्ट में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अब इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अपने को केवल ये फोकस करना है कि अपने को पढ़ना क्या है और उस पर अप्रोच क्या डालना है। तो अपने को पहले एक ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे कि अपन इसमें दो चीजें होती हैं, वाटर सप्लाई और होता है वेस्ट दो चीज होती है, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट। वाटर सप्लाई क्या है कि वाटर एक पर्टिकुलर आदमी तक कैसे पहुंचाए। तो कई सारी चीजें होती हैं, पाइपलाइन के थ्रू आती है, डैम होते हैं, इसमें कई सारी चीजें अपने को पढ़नी होती है। और उसके बाद जब उससे वेस्ट निकलता है, जैसे कि वाटर वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट हो गया, तो ये सब हम वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अपन वाटर सप्लाई में हम लोग उस दिन क्या मेन शुरू किए थे, वाटर डिमांड, ठीक है। ये चीज हमने कवर किया था, वाटर डिमांड। तो आपको जैसे पता होगा, आप खुद ही सोचिए कि वाटर किसी सिटी के लिए चाहिए तो सबसे पहली चीजें क्या होनी चाहिए कि अपने को सिटी की क्या पता होनी चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक है, वो मेन होती है वाटर। इस पे एक बार देखिएगा तो ठीक है। तो वाटर डिमांड ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेंगे तो उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया कि जो वाटर डिमांड होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो अपना डोमेस्टिक यूज हो गया, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, उसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा है, सिर्फ अपने को वो याद रखने हैं कि वो डाटा क्या क्या होते हैं। तो आज अब हम इसके आगे का चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एक मेनली चीजें होती है जहां से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ये तो बात हो गई थी प्रीवियस क्लास में थ्योरी की। तो इसके बाद जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे एक होता है, हम लोगों ने कल वर्ड सीखा था, पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। ये अपने को मेजर, कोई भी वाटर डिमांड निकालने के लिए अपने को चाहिए कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, कि पर्टिकुलर एक आदमी को उस सिटी का, जैसे कि आज हम अभी बिलासपुर में, तो बिलासपुर में एक आदमी को पर्टिकुलर कितना वाटर चाहिए पर डे, तो उसके लिए अपने को पर कैपिटा डिमांड होनी चाहिए। तो पर कैपिटा डिमांड कैसे निकलेगा, इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं, पर कैपिटा पर डे, ठीक है। तो एनुअल इसको हम लोग जो पर कैपिटा डिमांड होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एनुअल सिटी कंजम्पशन। मतलब एक साल में किसी शहर में कितना पानी यूज हुआ है डिवाइड बाय 365, क्योंकि डेज होते हैं और उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दी। मतलब कि क्यू हमारा निकल के आ गया कि एक शहर ने पूरे साल में
कितना यूज किया उसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देंगे तो पर डे का अपना निकल जाएगा पर कैपिटा डिमांड। पूरा जो आपका वाटर डिमांड होता है वो केवल और केवल पर कैपिटा डिमांड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें इंडस्ट्रीज भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं, फायर भी करते हैं और लॉसेस भी करते हैं। तो ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करके पर कैपिटा डिमांड निकाला जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने समझ गया पर कैपिटा डिमांड क्या होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपने को चीजें कैलकुलेशन करती है, ठीक है। अब जैसे कि अब ये पर कैपिटा डिमांड जो है ये क्या क्या पे डिपेंड करती है, ये क्या होती है, ये स्टैंडर्ड डाटा कोई नहीं होता कि आपको हर सिटी का एक होगा, हर सिटी वाइज ये चेंज होता रहता है। वो आपको क्वेश्चन जब भी आएगा तो दिया रहेगा, ठीक है। जो पर कैपिटा डिमांड होता है वो मेनली 5 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला होता है कि साइज ऑफ सिटी, जितनी सिटी बड़ी होगी उतना ज्यादा फ्लशिंग सिस्टम में यूज होगा, तो साइज ऑफ सिटी पे डिपेंड करता है, जितनी बड़ी सिटी उतना ज्यादा पर कैपिटा डिमांड। दूसरा होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक मेजर फैक्टर है वाटर डिमांड को कैलकुलेट करने, क्योंकि जैसा क्लाइमेट होगा वैसा वाटर यूज होगा। जैसे कि अगर बात करें हम राजस्थान, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा यूज होगा एज कम्पेयर टू ठंडी जगहों पे। और तीसरा बात करते हैं तो होता है सप्लाई सिस्टम। सप्लाई सिस्टम कैसा है कि पानी अगर जितना कम आएगा उतना कम यूज होगा, लेकिन जहाँ पे सप्लाई सिस्टम जितना ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे पानी उतना ज़्यादा यूज होगा, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे तीसरा था सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो फिर जितना अच्छा सप्लाई सिस्टम होगा उतना ज़्यादा अपने को वाटर कंजम्पशन होगा। उसके बाद चौथा देखते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर जैसे कि आप समझ रहे होंगे प्रेशर से कि वाटर का प्रेशर कैसा आ रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होगा और जितना कम होगा उतना कम होगा। और ये पांचवा जो मेजर फैक्टर होता है क्वालिटी, पर कैपिटा डिमांड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसा आ रहा है पानी का। पानी जितना गंदा आएगा उतना कम यूज होगा, जितना अच्छा आएगा ये आपको तो सीधे सीधे ही पता चल रहा है। एक बार आपको बस पढ़ना है और उसको रिलेट करना है, खुद से रिलेट करना है कि मुझे किस टाइप की चीज़ें मिलेंगी तो मैं ज़्यादा पानी यूज़ करूँगा, किस टाइप की चीज़ें मिलेगी तो मैं कम पानी यूज़ करूँगा। तो ये आपका हो गया पर कैपिटा डिमांड। एक एवरेज निकल रहा है, याद रखिएगा। एवरेज डेली आप कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जैसे हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें ये डाटा रिलेटेड है, मतलब आपको चीज़ें रटनी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें रटने की रहती हैं। तो जैसे कि अब हम एक डाटा बात करें तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, इसको आपको रट लीजिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात किए थे डोमेस्टिक यूज में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है कि पर डे पर कैपिटा डिमांड आपका कितना होता है, वो होता है 200 एलपीसीडी, ठीक है, लीटर पर कैपिटा डिमांड है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज, ये होता है 50। तीसरा बात करें कमर्शियल होता है। चौथा होता है लॉसेस। तो ये जो होता है पर कैपिटा, इसमें हम लोग अभी फायर को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो ये 5 चीजों को ही करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 5 के डाटा दिए हुए हैं। जैसे कि डोमेस्टिक में हमने देख लिया 200 लीटर है पर कैपिटा पर डे, इंडस्ट्रीज में 50 है, कमर्शियल में 20 लेते हैं हम लोग, पब्लिक यूज में 10 लेते हैं और लॉसेस में 55। तो ये अराउंड 335 के आता है, जो एक एवरेज सिटी में पर डे 335 लीटर हम लोग कंजम्पशन लेते हैं। चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, लेकिन आप एक दिन में 335 लीटर कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है। और ये एक स्टैंडर्ड डाटा है, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आसपास कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे समझ लिया कि पर डे आप कितना कर रहे हैं, 335 लीटर। लेकिन अब इसमें क्या आता है कि कभी कभी जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक डे होता है। अब मान लीजिए हमने एक तरह से एग्जांपल लें कि बिलासपुर सिटी का जैसे हमने प्लान कर लिया कि 335 लीटर पर आदमी यूज करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी को भी किसी पर्टिकुलर डे में ज़्यादा यूज कर लेता है कोई आदमी। जैसे कि मान लो अगर एज कम्पेयर टू हम कैलकुलेट करें, संडे को पानी की यूज
ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम 335 के हिसाब से ही अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे तो वो पर्टिकुलर डे में फेल हो जाएगा। इसलिए इसमें एक हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड, कि कोई पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए निकाला जाता है कि कहीं हमारा सिस्टम फेल ना हो जाए, इसलिए एक मैक्सिमम डेली, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, 180% मतलब जो भी आपका है तो उसको 1.8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका निकल जाएगा मैक्सिमम डेली डिमांड। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर साल में कोई एक दिन में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो इससे ज्यादा पानी और यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है मैक्सिमम डेली डिमांड। इसी के साथ ही जब जैसे मैक्सिमम डेली हो गया, उसी में ही कोई एक पर्टिकुलर आवर होगा जिसमें हम सबसे ज्यादा पानी यूज करेंगे, तो वो आता है हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा कि एवरेज डेली कितना हो रहा है। एवरेज डेली के बाद हमने पढ़ा कि मैक्सिमम डेली, की पर्टिकुलर डे में कौन सा ऐसा दिन है, ईयर में ऐसा कौन सा दिन है जिसमें सबसे ज्यादा पानी यूज हो रहा है। उसके बाद एक आता है मैक्सिमम आवरली डिमांड, कि उस पर्टिकुलर डे में किसी पर्टिकुलर आवर में कितना मैक्सिमम यूज हुआ, वो आता है हमारा 150% ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। ठीक है, मतलब कोई भी एवरेज आवरली, एक एवरेज आवर में जो भी यूज हो रहा है उसका 150% इंक्रीज करेंगे तो वो मैक्सिमम आवरली डिमांड हो जाएगा। अगर इसको हम फॉर्मूला में निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू एवरेज आवरली। एवरेज आवरली कैसे निकलेगा, मैक्सिमम डेली अपना कितना था 1.8 क्यों था, ये मैक्सिमम डेली। अगर इसको हम 24 से डिवाइड कर दें तो ये आपका निकल जाएगा मैक्सिमम एवरेज आवरली इंटू 1.5, तो ये हो गया मैक्सिमम आवरली हो जाता है 2.7 क्यू डिवाइडेड बाई 24। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.7 एवरेज एनुअली डिमांड। इसको आपको कोरिलेट करके ही पढ़ना है, जैसे कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये हमने एक एवरेज डाटा देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 335, ठीक है, पर कैपिटा डिमांड। और अगर इसको अपन मैक्सिमम डेली कंजम्पशन देखें तो वो क्या था 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम आवरली निकालना है तो क्या है वो 150% ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। इसमें जो फैक्टर होता है हमारा 1.5 होता है। कई बार फैक्टर भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए आप कौन सा फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी एक थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नया आता है हमारा पॉइंट। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमने जैसे डिजाइन कर लिया मैक्सिमम आवरली हो गया, मैक्सिमम डेली, लेकिन कभी कभी कोइंसिडेंट में हमको कई बार पानी की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। जस्ट लाइक फायर कुछ चीजें जरूरत पड़ गई तो वहां पे कोइंसिडेंट डिमांड होता है, जो कि होता है मैक्सिमम डेली प्लस फायर। ये होता है हमारा कोइंसिडेंट डिमांड। ठीक है, कोइंसिडेंट डिमांड आपको डायरेक्ट डाटा दे देगा और इस फॉर्मूला में पुट करके निकालना है, क्योंकि कोइंसिडेंट डिमांड हमको तभी जरूरत पड़ेगी जब फायर पड़ेगी, नहीं तो फिर जो भी मैक्सिमम डेली डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करते हैं। उसके बाद कोइंसिडेंट डिमांड के बाद आता है टोटल ड्राफ्ट। टोटल ड्राफ्ट, ठीक है, टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, या तो वो होगा कोइंसिडेंट ठीक है, जो हमारा टोटल ड्राफ्ट होता है वो या तो कोइंसिडेंट डिमांड या आवृत्ति, दोनों में जो भी ज्यादा होगा वो हमारा टोटल ड्राफ्ट होगा। ठीक है, तो पर कैपिटा डिमांड के लिए हम लोगों ने ये चार चीजें देखी हैं, इसी से ही आपका जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो इसी में से आएगा। बाकी जो भी चीजें हमने पहले पढ़ी वो एज अ थ्योरी पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें देख ली। इसके बाद
हम देखते हैं जो मेजर पार्ट है, कोई भी वाटर डिमांड जो होता है वो मेनली डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। तो आपको पॉपुलेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा किसी का भी। ठीक है, किसी भी सिटी का सबसे पहले आपको पॉपुलेशन ही कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। जो जैसे कि सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है कोई भी डैम आता है, ताकि वाटर सप्लाई शुरू होता है डैम से, डैम के बाद बनता है इंटेक स्ट्रक्चर, उसके बाद इंटेक स्ट्रक्चर से ट्रीटमेंट प्लांट बनता है, ट्रीटमेंट प्लांट से फिर वाटर सप्लाई हमारी शुरू होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूरी की पूरी घूमती है पॉपुलेशन पे कि वो कैसा है। तो इसके लिए मेनली 3 मेथड है, एक है एवरेज इंक्रीज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिकल मेथड, और तीसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड है, इन्हीं मेथड से ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हमारे 3 मेथड है, एवरेज इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तीनों के अलग अलग फॉर्मूला है और तीनों से ही अलग अलग डाटा निकल के आता है। कई बार आपको इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन देगा, लेकिन मेनली जो हमारे जो सीजी की अगर हम बात करें तो वो एवरेज इंक्रीज मेथड आता है, क्योंकि जियोमेट्रिकल और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के जो भी फॉर्मूला है उसमें क्या है, बिना कैलकुलेटर के आप उसको नहीं निकाल सकते। जो सिंपल आता है एवरेज इंक्रीज मेथड, इसी से ही क्वेश्चन आएगा और इसी से ही आपको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें बात करते हैं। जैसे कि हमने बात की एवरेज इंक्रीज मेथड, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। Pn इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Pn जो होता है पर्टिकुलर ईयर, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर जिसके अपने को पॉपुलेशन निकालना है। पी नॉट होता है जो भी लास्ट ईयर जो अपने को बताया गया है, जो भी लास्ट ईयर दिया गया है। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, और एक्स बार होता है एवरेज इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपने जैसे देख लिया Pn इक्वल टू पी नॉट एन एक्स बार। Pn क्या होता है, पर्टिकुलर ईयर जिनका अपने को निकालना है वो होता है Pn, और पी नॉट होता है लास्ट ईयर, जो भी लास्ट जो जिस भी डिकेड्स का अपने को पॉपुलेशन दिया गया है वो पी नॉट में बढ़ते हैं। एन हो गया नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने डिकेड्स के बाद का अपने को पूछ रहा है। एक्स बार होता है कि एवरेज इंक्रीज कैसा हुआ, इसको एक हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए ये एवरेज इंक्रीज मेथड का एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जैसे कि ये आपको डाटा दे देगा कि 1970 में पॉपुलेशन 1000 के, यहाँ के देखिएगा 1000 के मतलब 3000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 1980 में 140 है, और 1990 में 150 है, और 2000 में 160 है। तो आपको 2030 का पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कितने इंक्रीज हो रहा है, तो 1970 में कितना था, 100 था, 1980 में कितना हो गया 140, तो बढ़ा कितना 40। उसके बाद 1980 से 1910 में 1990 में कितना बढ़ा 10, उसके बाद 1990 से 2000 में कितना बढ़ा 10। तो यहाँ से हम लोग एक्स बार का निकाल लेंगे 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आ जा रहा है 60/3 इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये आपका निकल गया एक्स बार। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी गए थे आपको उसको निकाल के उनका एवरेज कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये हमारा फॉर्मूला है Pn इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, और अपने को निकालना कितना है 2030 का। ठीक है, तो 2000 का अपने को लास्ट दिया, और कितने डिकेड बाद का पूछ रहे हैं 3 डिकेड का, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3। ठीक है, तो अब इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे पी नॉट क्या है, पी नॉट मैंने बताया था जो लास्ट पर्टिकुलर जिसमें पॉपुलेशन दिया हुआ है वो कितना था 160। ठीक है, 160 हो गया। n की वैल्यू क्या है 3, नंबर ऑफ डिकेड्स कितना है 3,
और x बार कितना निकाला था हमने 20, तो ये कितना आ गया 160 प्लस 60 इक्वल टू, ठीक है, ये आपका निकल गया, ठीक है, ये 220 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आता है एकदम सिंपल मेथड है, एवरेज इंक्रीज मेथड, जो पहले हम लोग यूज करते थे। ये किसमें यूज होता है, ये ओल्ड सिटी में यूज होता है, ओल्ड सिटीज में, जहाँ पे पहले हम लोग इसको ही यूज किया करते थे। ठीक है, तो जैसे हमने 3 मेथड देखा, एवरेज इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो अगर हम सेम डाटा निकाल के तीनों को अगर उसमें पुट करें तो तीनों में अलग अलग डाटा निकल के आता है, जो हमारी जो वैल्यू आ रही है तीनों में अलग अलग आती है। तो सबसे कम किस में आती है, एवरेज इंक्रीज मेथड में। ये ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तीनों में सबसे कम वैल्यू किस में निकल जाती है, तो वो एवरेज इंक्रीज मेथड में आती है। इसलिए ये वाली फॉर्मूला को आजकल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो निकल के आती है वो आती है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में। ठीक है, तो आज के करंट टाइम में सबसे ज्यादा हम लोग जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा आ गया जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो ये जो होती है न्यू सिटी के लिए यूज होती है, और ज्यादा करके हम लोग इसी के यूज करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू इसी में ही आती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n। ठीक है, फिर जैसे कि हमने पिछले बात किया था, pn क्या हो गया, पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, पी नॉट क्या हो गया, लास्ट ईयर जिसका पॉपुलेशन अपने को दिया हुआ है। आर जो हो रहा है परसेंटेज परसेंट इंक्रीज, मतलब कितना परसेंट वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पुराना एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है, तो जैसे कि पुराना जो हमारा क्वेश्चन था उसके जो हम लोग इसको समझते हैं, जैसे कि इसी पे ही अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये तो हमारा ओल्ड मेथड हो गया था। अब इसको अगर इसी क्वेश्चन को ही हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं, डाटा क्या था उसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या डाटा था। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे जियोमेट्रिकल इंक्रीज की, तो सेम हम लोग जो प्रीवियस जो एवरेज इंक्रीज मेथड का लिए थे वही डाटा को लेके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखिए कि पी एन इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बटा 100 की पावर एन है। तो पी नॉट तो आपको समझ आ रहा है, इसमें क्या रखना है, ये वाला जो 160 है वो सीधा सीधा यहाँ पर अपने को 160 रखना है। और एन, एन जो है नंबर ऑफ डिकेड्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिकेड्स कितना है, 3 है। ठीक है, ये जो एवरेज इंक्रीज मेथड होता है इसको ध्यान रखिएगा कि हम नंबर ऑफ डिकेड्स पे ही काम करते हैं, मतलब हर 10 साल में कितना इंक्रीज होगा, इसको साल बाय साल यूज नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो मेन चीज आती है आर, आर कैसे निकालेंगे, तो जैसे 100 से 140 आने में कितना इंक्रीज हुआ, 40, तो इसको अपन परसेंट में कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट। तो अब 100 से 140 आने में अगर परसेंटेज में बात करें तो अपन 40 ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस, और प्रीवियस कितना था ये देखेंगे यहाँ पे 100, ये ले लीजिए 100। ठीक है, इनटू अगर परसेंट में निकालना है तो 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो ये R1 हो गया हमारा 40%। ठीक है, वैसे ही अगर अपने को R2 कैलकुलेट करना है तो R2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना ग्रोथ हुआ है, 10 का। ठीक है, तो ये 10 हो गया, और प्रीवियस कितना था हमारा 140, तो इसको डिवाइड में कर दीजिए 140 इंटू 100, यहाँ से आपका ये परसेंट निकल जाएगा। वैसे ही R3 के लिए तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, R1, R2 और R3 की, और ये जो M है आपने कितने डिकेट्स यूज किए, मतलब 1, 2 और 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3/√। आप जो भी R1, R2, R3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ से R निकालेंगे, और इसमें सीधा आपको पुट करके आंसर निकालना है। जैसे कि मैंने बात किया कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो भी यूज होता है उसमें क्या है, कैलकुलेटर रिक्वायर्ड रहता नहीं है, कैलकुलेटर
तक अलाउ रहता नहीं, इसलिए इतने लेंथी मतलब इतने फॉर्मूला पुट करने वाले क्वेश्चन आते नहीं। इसलिए आपको केवल और केवल इसका फॉर्मूला रटना है और चीजें क्या क्या इसमें अपने को पुट करना है ये ध्यान रखना है। और यहीं तक कि केवल ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो ये नीड सिटी के लिए यूज होती है और सबसे ज्यादा वैल्यू इसी में आती है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में। ठीक है, अब अगर और एक तीसरा हमने देखा था वो क्या था, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी सेम है, इसमें भी फॉर्मूला देख लेते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, पी एन इक्वल टू होता है पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, ये हमारा हो गया एवरेज इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला। प्लस इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं ठीक है, ये फॉर्मूला है जैसे कि पी एन इक्वल टू हो गया पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन माइनस 1/2 इक्वल टू वाई बार। इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि चीजें अब क्या क्या, जैसे पी एन हमने पहले बात कर लिया था कि पर्टिकुलर इस ईयर का निकालना है, और ये जो होता है पी नॉट जो भी लास्ट डिकेट का अपने को दिया हुआ है वो हो गया, एन हो गया नंबर ऑफ डिकेट, एक्स हो गया एवरेज कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाई बार, ये वाई बार नया चीज है। वाई बार क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में एक और एवरेज निकालते हैं, एवरेज ऑफ इंक्रीज, कि वो कितना इंक्रीज हुआ है उसका भी एवरेज। ठीक है, तो इसको भी अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझे, बाकी इससे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला समझना है। ठीक है, इसके बाद एक काम करेंगे हम कि एक जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हर फॉर्मूला पे एक एक बार पुट करके, ठीक है, उसको निकाल लेंगे। लेकिन उसकी अभी इस जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उसमें उतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि चीजें इतना लेंथी पूछेगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इसमें जो भी हम लोग चीजें रख रहे हैं वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था एवरेज इंक्रीज मेथड, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज, इसी में ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो 40 अगर यहाँ पे हम देखें 40 पहले इंक्रीज हुआ था 40, फिर हुआ था 10, फिर हुआ था 10, ठीक है, तो इसी का ही अब इंक्रीमेंटल इंक्रीज में बात करें तो अब इंक्रीज के बाद और कितना इंक्रीज हुआ है वो देखते हैं। जैसे कि 40 से 10 आने में कितना इंक्रीज हो गया, वो 30 हुआ। ठीक है, 10 to 10 आने में 0 इंक्रीज हुआ, तो इसका अब एवरेज निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 30 + 2 30 + 0 प्लस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू हो जाता है 15। तो वहां पे अगर हम बात करें तो y बार इक्वल टू हमको क्या लेना है, 15 लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ये जो नई चीज हमने देखा था वो y बार यहाँ से निकलता है। तो आपको देखिए मेन तो फोकस करना है एवरेज इंक्रीज मेथड पे। ठीक है, एवरेज इंक्रीज मेथड से ही क्वेश्चन आएंगे और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी जो आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, ये होता क्या है और इसमें कौन कौन से वैल्यू पुट करनी है ये देखना। तो एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि पर कैपिटा डिमांड, किसी भी सिटी में पर्टिकुलर जो आदमी है वो कितना यूज कर रहा है वो हमारा होता है पर कैपिटा डिमांड। वो कैसे निकलेगा, जो भी सिटी की पॉपुलेशन है, जो भी सिटी ने पर्टिकुलर ईयर में एक साल में जो भी वाटर यूज किया उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 365 कर दीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि पर एक आदमी ने एक साल में कितना यूज किया। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम सिटी में है लेकिन हम क्या है घर पे ही है, हमने कमर्शियल यूज नहीं किया, लेकिन क्या होता है जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर कैपिटा डिमांड, और वो किस पे डिपेंड करती है, तो मेनली 5 चीजों पे ही डिपेंड करती है, साइज ऑफ सिटी, क्लाइमेट, सप्लाई सिस्टम, प्रेशर और क्वालिटी। ठीक है, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने एक डाटा देखा है जिसमें डोमेस्टिक में 200, इंडस्ट्रीज में 50, कमर्शियल में 20, पब्लिक यूजेस में 10 और लॉसेस में 55, टोटल 335। एक एवरेज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उनका मानना है कि 335 लीटर एक आदमी एक दिन में यूज करता है। ठीक है, उसके बाद अब किसी पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम कितना यूज हुआ, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें तो कोई भी हफ्ते में संडे में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है, क्योंकि कमर्शियल चीजों में भी बहुत ज़्यादा फ्लशिंग सिस्टम में यूज़ होगा, आदमी घर पे भी रहता है पूरा दिन, तो डोमेस्टिक यूज़ भी बढ़ता है। ठीक है,
तो उसको हम लोग क्या लेते हैं 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। तो 1.8 इंटू एनुअल एवरेज में अपन उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं मैक्सिमम डेली। वैसे ही मैक्सिमम आवरली की बात की, ठीक है, तो उसको 150% ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैक्सिमम आवरली। उसके बाद क्या आता है कोइंसिडेंट डिमांड, कि कोइंसिडेंटली पर्टिकुलर डे पे कितना अपने को निकल के आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डेली में अगर अपन फायर डिमांड को ऐड कर ले तो क्या हो जाता है कोइंसिडेंट डिमांड। ये कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज कोइंसिडेंट डिमांड। कोइंसिडेंट डिमांड में हम क्या क्या यूज करते हैं, तो वो होता है मैक्सिमम डेली प्लस फायर। ये ध्यान रखिएगा ये डेली है, ठीक है। इसी को कई बार चेंज कर देता है, मैक्सिमम आवरली पूछ लेगा, एवरेज आवरली पूछ लेगा, तो अपने को ध्यान रखना है मैक्सिमम डेली प्लस फायर करेंगे तो कोइंसिडेंट डिमांड आएगा। उसके बाद आता है टोटल ड्राफ्ट। टोटल ड्राफ्ट भी कई बार पूछते हैं कि टोटल ड्राफ्ट होता क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो भी कोइंसिडेंट डिमांड और आवरली डिमांड में जो भी ज्यादा होगा, हायर होगा, वो हमारा टोटल ड्राफ्ट होगा। उसके बाद आए हम लोग पढ़े थे कि पॉपुलेशन ऑफ सिटी का, किसी भी सिटी का पॉपुलेशन फोरकास्ट कैसे करना है, ठीक है। तो 3 मेथड है, एवरेज इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज। एवरेज इंक्रीज मेथड हम ओल्ड सिटी भी यूज करते हैं और इसमें जनरली जो भी डाटा निकल के आता है वो लेसर निकल के आता है कंपैरिजन इन दोनों के। और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में सबसे ज्यादा निकल के आता है कंपैरिजन इन दोनों के। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं जब जहाँ पे इंक्रीज भी हो रहा है और किसी पर्टिकुलर ईयर में डिक्रीज भी हो रहा है, वहां पे हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। उसके बाद हमने इनको अलग अलग क्वेश्चन में डाल के इसको देखा है, ठीक है। बाकी एक बार हमें इसको डिटेल में और देख लेंगे और जो भी क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद ठीक है, जैसे हमने पहले बात किया था कि जो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, वाटर सप्लाई हो गया और दूसरा होता है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो वाटर सप्लाई में जो टेक्निकल चीजें हैं वो इतनी ही हैं। इसके बाद की जो भी आगे चीजें आएंगी वो मैक्सिमम अब थ्योरी रहेंगी। जैसे हम बात करें क्वालिटी ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर, इसमें पूरे की डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डाटा है उसको अपने को सीधे सीधे पढ़ना है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ वाटर में टर्बिडिटी आता है, कलर आता है, पीएच आता है, ये अपने को सीधे सीधे रटना है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने को पर्टिकुलर फोकस कैसे रखना है, ठीक है। जो टेक्निकल चीजें वो इतनी है, इसलिए आप सबसे पहले इस पार्ट को एकदम फोकस करिए और अपने टेक्निकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। और वाटर सप्लाई को भी 2 पार्ट में पढ़िए, ठीक है। वाटर डिमांड तक अलग पढ़िए जितना भी हमने पढ़ा है। इसके बाद जो पार्ट है वो आता है जैसे कि क्वालिटी हो गई, ट्रीटमेंट, जो अदर चीजें हो गई, ठीक है, तो वो एक अलग हो जाता है। मेन फोकस इस पे रखिए क्योंकि ये इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ से। उसके बाद के जो पोर्शन है वो लगभग इतने ही है, ज्यादा है नहीं, तो इसलिए इसको ज्यादा फोकस करिए। जैसे हम लोग थ्योरी पार्ट करते हैं उसको भी हम ऐसा पढ़ेंगे, हम उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से आपको समझाएंगे कि क्या, जैसे कि टर्बिडिटी होती है वो क्यों जरूरी है और उसको हम लोग क्यों इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, उसको हम बताएंगे, जिससे आपको चीजें मेमोराइज करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो हम एकदम सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन जो चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस की जाएगी। आप मेन हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश करें कि किस चीजों पे ज्यादा आपको फोकस रखना है और कैसे अप्रोच रखना है पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में एक कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिस पे अपने को ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम वो आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे से बता पाए। ओके।